हेलो गाइस, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनवर इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये हमारी सेकंड क्लास है, क्लास 12th के लिए फिजिक्स, जिसमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल कर रहे थे, जिसमें हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे। 4 न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे। इसका जो 5वां न्यूमेरिकल है वो आप लोगों के सामने है। जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो दोनों पर क्या आ जाता है? आवेश आ जाता है। इसी प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए, यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार संबंध रखता है। सही है। तो हमें बताना है कि जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से या रेशम से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। सही है। और यह आवेश संरक्षण के नियम जो है यहाँ पर उससे किस प्रकार संबंध है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम हमने आप लोगों के सामने लिख दिया है। क्या है? इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यानी संरक्षित रहता है। इसे केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप लोग समझ गए होंगे आवेश संरक्षण का नियम क्या है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या किया जा सकता है? केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का नियम। ठीक है। उसके बाद उसने क्या रखा है? जब हम कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? एक कांच की छड़ है ये, और ये क्या है? रेशम का टुकड़ा यानी रेशम। ये रगड़ने से पूर्व स्थिति है, यानी अभी दोनों को हमने क्या रगड़ा नहीं है। तो ये अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर हम रगड़ने से पूर्व देखें तो दोनों कांच की छड़ और रेशम दोनों कैसे होंगे? यहाँ पे उदासीन होंगे। क्योंकि अगर कांच में देखा जाए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होने के कारण जितना इसमें धनावेशित है उतना ही ऋण आवेशित है इसमें। इस वजह से इसका टोटल चार्ज है वो अभी कितना है? 0 है। तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए अभी दोनों वस्तुएं कैसी हैं? उदासीन हैं। और जब ये दोनों वस्तुएं उदासीन हैं तो हम लिख सकते हैं कांच की छड़ पर जो आवेश है वो कितना है? 0। रेशम पर आवेश कितना है? 0। इसका कुल आवेश कितना होगा? आप लोग जोड़ोगे 0 + 0 तब भी वो कितना रहेगा? 0। यानी इस निकाय का मतलब दोनों चीज़ों का। तो ये इस निकाय का जो कुल आवेश है वो कितना होगा? यहाँ पे 0 होगा। ठीक है। अब हमने क्या किया? इन दोनों को यहाँ पे अगर देखा जाए इनके दोनों के बीच में घर्षण कराया, अर्थात इन दोनों को हमने क्या कर दिया? रगड़ दिया। सही है। इन दोनों को हमने क्या किया? यहाँ पे अगर देखा जाए इसमें क्या लिखा है? रगड़ते हैं। दोनों वस्तुओं को क्या करते हैं? अब रगड़ते हैं। तो ये क्या है? रेशम, और ये क्या है? कांच की छड़। फिर मैंने इन दोनों के बीच में क्या कराया? घर्षण, यानी दोनों को क्या किया? रगड़ दिया। जैसे ही अगर कांच की छड़ को रेशम से आप लोग रगड़ोगे तो वैसे होगा क्या? कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन है निकल कर कहाँ पहुँच जाएंगे? रेशम पर। मान लो n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए, तो ये क्या निकल कर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ जाएंगे? रेशम पर इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को पता है जब इलेक्ट्रॉन रेशम पर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जब रेशम पर आ जाएंगे, इस वजह से जो रेशम है वो कैसा हो जाएगा? ऋण आवेशित। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे प्रोटॉन से ज़्यादा। और जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। तो आप लोग समझ गए, ये वस्तु कैसी हो जाएगी? ऋण आवेशित। और ये वस्तु कैसी हो जाएगी? धन आवेशित। तो हम यहाँ पे ये समझ गए कि जो कांच की छड़ है वो धन आवेशित हो जाती है और रेशम जो है वो कैसा हो जाता है? ऋण आवेशित हो जाता है। अब कितना होता है ये समझो आप लोग। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? आप लोग कहोगे मूल आवेश के बराबर, यानी E के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, लेकिन इस रेशम पर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं? तो आप लोग कहोगे n इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे यहाँ पे Ne के बराबर। तो रेशम पर कितना आवेश हो जाएगा? Ne के बराबर। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E तो n इलेक्ट्रॉन पर आवेश Ne के बराबर। लेकिन कैसा आवेश आएगा यहाँ पे? ऋण आवेश। तो ये अब हम कांच की छड़ पर आवेश देखें तो यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो इसका मतलब इतने ही यहाँ पे क्या ज़्यादा होंगे? प्रोटॉन। एक प्रोटॉन पर आवेश भी इतना ही होता है E के बराबर। तो फिर n प्रोटॉन पर आवेश कितना हो जाएगा? Ne के बराबर।
लेकिन यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। क्यों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो आप लोग समझ गए होंगे, कांच की छड़ पर आवेश आएगा +Ne के बराबर और रेशम पर जो आवेश आएगा -Ne के बराबर। अब यहाँ पे हम कुल आवेश निकालें तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, माइनस का Ne और ये प्लस का Ne, दोनों को जोड़ दिया, प्लस माइनस का सेम टू सेम कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 0। तो अब भी कुल आवेश कितना है, 0। पहले भी कुल आवेश कितना था, 0। तो आप लोग समझ गए होंगे, पहले जितना आवेश था उतना ही अब आवेश है, यानी क्या मैंने नया आवेश उत्पन्न किया है, नहीं। तो यही उसने कह रखा है, आवेश को ना तो आप लोग उत्पन्न कर सकते हो, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। अब आप लोग समझिए, इस निकाय का जो कुल आवेश है तब भी कितना है, 0। पहले रगड़ने से पूर्व भी कुल आवेश कितना था, 0। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आवेश संरक्षण नियम की क्या हुई है, पुष्टि हुई है। सही है, तो आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रश्न का आंसर क्या है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक वस्तु दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है। फिर हमने क्या किया, कांच की छड़ और रेशम लिया, रगड़ने से पूर्व दोनों पर आवेश कितने थे, 0 0, कुल आवेश कितना था, 0। फिर हमने रगड़ने के बाद देखा कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाते हैं, रेशम पर। तो रेशम यहाँ पे जो है उस पर कितना आवेश आ जाएगा, -Ne के बराबर, और कांच पर कितना आवेश आ जाएगा, +Ne के बराबर। कुल आवेश भी कितना होगा, 0, यानी जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेश है। इस वजह से लिखा है कि निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है, यानी फिक्स रहता है, पहले जितना था उतना ही बाद में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है, 4 बिंदु आवेश। ये आप लोगों के 4 बिंदु आवेश हैं। QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम और QD बराबर -5 माइक्रोकूलम और 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अव्यवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बल कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, ABCD एक वर्ग। तो सबसे पहले हम ABCD एक क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। तो ये हमने क्या बना दिया, ABCD एक वर्ग बना दिया। इस पॉइंट का नाम है A, इस पॉइंट का नाम है B, इस पॉइंट का नाम है C और इस पॉइंट का नाम कितना है, D। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये इन पर कितने कितने आवेश रखे हैं, A पॉइंट पर 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, C पॉइंट पर भी 2 माइक्रोकूलम का रखा है। उसके बाद B पॉइंट पर कितना रखा है, -5 माइक्रोकूलम। उसके बाद D पॉइंट पर कितना रखा है, -5 माइक्रोकूलम। ये चारों पॉइंट पर रखे हैं। एक इसके यहाँ पे बीचों बीच में रखा है केंद्रों पर। केंद्र का मतलब है यहाँ पे जो विकर्ण हैं, विकर्ण इसके कटान बिंदु पर, वर्ग के जो विकर्ण हैं इसके कटान बिंदु पर रखा है, क्योंकि बीचों बीच में पॉइंट यही है। ये एक यहाँ आवेश रखा है, कितना, 1 माइक्रोकूलम, और हमसे पूछा है इस 1 माइक्रोकूलम पर कितना बल लगेगा। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले जो भी मान दे रखे हैं यहाँ पे हम देखेंगे कितने कितने दे रखे हैं। सबसे पहले QA आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो क्या क्या मान दे रखे हैं। सबसे पहले हम सब मानों को लिख रहे हैं। QA का मान जो है वो बराबर है किसके, QC के, और दोनों किसके बराबर हैं, 2 माइक्रोकूलम के, जिसे हम क्या लिखेंगे, 2 माइक्रो को हटाओगे 10⁻⁻6 कूलम। QB का मान कितना है, QB बराबर यहाँ पे QD और बराबर कितना है, -5। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं होता है, केवल परिमाण से मतलब होता है। तो ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन लगेगा नहीं। तो ये हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम, तो हो जाएगा -5 गुणा 10⁻⁻6 और यहाँ पे कितना, कूलम। ये उसके बाद वर्ग की जो भुजा है ये AB, वर्ग की सभी भुजा हैं AB बराबर BC बराबर CD
बराबर डी ए। ये भुजा कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। तो ये इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये दे रखी है 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ये दे रखा है। अगर हम इसका विकर्ण निकालें BD या फिर AC, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? AC बराबर BD बराबर, ये कितना होगा? यहाँ पे आप लोग कहोगे वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा यानी 10 और यहाँ पे कितना? √2, यानी भुजा इसकी कितनी है? 10 और √2 यानी √2 इंटू भुजा इतना होगा 10√2 सेंटीमीटर ये। लेकिन अब हम आप लोगों से पूछें इस पॉइंट को अगर O नाम दे दें, तो अगर हम पूछें आप लोगों से OB का मान, OD का मान, ये दोनों मान बराबर होंगे क्योंकि जो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो OB जो है वो OD के बराबर होगा, इसी प्रकार जो OC है और जो OA के बराबर होगा, और ये चारों ही आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC और बराबर OD और बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहोगे 5√2 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों के सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे? सभी बलों को यहाँ पे निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं A, यानी A के कारण यहाँ पे बल कितना लगेगा? A के कारण जितना A के कारण बल लगेगा उतना ही C के कारण, यानी 2 माइक्रो कूलम आवेश जो C पॉइंट पर रखा है उतना ही इसके कारण लगेगा। क्यों? क्योंकि आवेश भी बराबर हैं और बीच की दूरी भी कैसी है? बराबर। तो जब बीच की दूरी भी बराबर है, आवेश भी बराबर है, तो इन दोनों पॉइंटों के कारण जो O पॉइंट पर जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा? बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जितना O पॉइंट पर FA का मान होगा उतना ही O पॉइंट पर FC का मान होगा। सही है। और ये कितना होगा? तो आप लोग कहोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों का गुणनफल। अगर देखा जाए दोनों आवेशों का गुणनफल कितना हो जाएगा? या फिर हम डायरेक्ट इतना मान नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिख दे रहे हैं जितना FA का मान होगा उतना ही FC का मान होगा। सही है। अब हम देखते हैं इनकी दिशाएं कैसी होंगी। भाई ये कैसा है? धन आवेश, धन आवेश, और ये भी कैसा है? धन आवेश। तो धन आवेश और धन आवेश के बीच में जो बल लगेगा वो बाहर की ओर, यानी इसकी जो दिशा होगी वो इधर की ओर होगी। किसकी दिशा? FA की दिशा। अच्छा, अब FC की दिशा किधर होगी? भाई ये भी धन आवेश है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो बाहर की ओर। दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर। तो इसकी दिशा इधर होगी। किसकी दिशा? FC की दिशा। अब आप लोग खुद बताओ, यहाँ पे जितना FA का मान इधर है उतना ही FC का मान इधर है, और दोनों बराबर हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं। इस वजह से इन दोनों का जो भाई रिजल्ट होगा, नेट बल होगा, वो कितना होगा? 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं FA और FC के मान परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत हैं। विपरीत होने के कारण इनका प्रभाव शून्य होगा। इनका प्रभाव शून्य होगा, यानी नेट बल जो होगा वो कितना होगा? 0 होगा। इनके कारण जो विपरीत होने के कारण इनका प्रभाव जो है, तो यहाँ पे या विपरीत होने के कारण नेट बल, विपरीत होने के कारण नेट बल कितना होगा? 0 होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे O पॉइंट पर FA का मान जो है उतना ही O पॉइंट पर FC का मान है। दोनों के मान बराबर हैं, दिशा दोनों की विपरीत हैं। इस वजह से इन दोनों का जो टोटल बल है, कुल जो यहाँ पे नेट फोर्स है वो कितना है? 0।
अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे इस O पॉइंट पर B के कारण और O पॉइंट पर हम निकालेंगे यहाँ पे D के कारण। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे OB और OD के मान बराबर बराबर हैं। उसके बाद दोनों के भाई जितना आवेश यहाँ पे उतना आवेश यहाँ पे है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए आवेश भी बराबर है, बीच की दूरी भी बराबर है। तो O पॉइंट पर B के कारण और D के कारण जो बल लग रहा है O पॉइंट पर वो कैसा लगेगा, बराबर लगेगा यहाँ पे भी। तो ये अब इनकी दिशा अगर देखें तो माइनस आवेश के कारण O पॉइंट पर देखें तो आवेश की ओर, जिसका नाम बनेगा FB, और इस D के कारण O पॉइंट पे देखें ये भी माइनस आवेश है तो इधर की ओर, जिसका नाम क्या है, FD। यहाँ पे भी आप लोग देख लो FA और FC के मान बराबर होंगे, तथा अगर देखा जाए तथा FB और उसके बाद FD इन दोनों के मान भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब इन दोनों के भी मान बराबर हैं, इनकी दिशाएं भी विपरीत हैं, तो इनके भी परस्पर प्रभाव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस और इन दोनों के कारण यहाँ पर कितना बल लगेगा, जीरो बल लगेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या। इसी में हम क्या कर दे रहे, थोड़ा इसी को हम दोबारा से फिर से लिख दे रहे। FA तथा FC FA तथा FC और FB तथा FD के मान समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण इनका प्रभाव निरस्त हो जाएगा, अर्थात नेट बल शून्य होगा। तो ये तो आप लोग समझ गए होंगे, जो केंद्र पर जो 1 माइक्रो कूलम आवेश रखा है इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। तो हम लिखेंगे अतः स्पष्ट है 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला बल शून्य होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ। सबसे पहले जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये है, पहली बात। बीच की दूरी ये दोनों कैसी हैं, बराबर। तो जब आवेश बराबर है, बीच की दूरी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में जितना A के कारण बल लगेगा O पर उतना ही C के कारण बल लगेगा O पर। लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, परस्पर निरस्त कर देंगे। यानी एक दूसरे को यहाँ पे क्या कर देंगे, इन दोनों का जो टोटल बल होगा वो कितना होगा, जीरो। यानी ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। ठीक है। उसी प्रकार जितना आवेश ये है उतना ही आवेश ये है। बीच की दूरी ये दोनों कैसी हैं, बराबर। जितना बल B के कारण O पर लगेगा उतना ही बल D के कारण O पर लगेगा। लेकिन दोनों की दिशा विपरीत होने के कारण एक दूसरे का प्रभाव क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। यानी इन दोनों से बल भी हमें कितना मिलेगा, टोटल बल जीरो। तो आप लोग समझ गए, इन दोनों से जीरो मिल रहा है, इन दोनों से भी जीरो मिल रहा है। और यहाँ पे जब हम टोटल बल निकालेंगे तो टोटल बल भी कितना निकलेगा, फिर जीरो निकलेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, यहाँ पे टोटल बल कितना लग गया, जीरो। तो आप लोग समझ गए होंगे। अतः स्पष्ट है 1 माइक्रो कूलम पर लगने वाला जो बल है वो कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एक का एक टूट नहीं सकती है।
क्यों? भाई इसका रीजन पहले से ही लिखा है, वैद्युत बल रेखाएं सतत वक्र होती हैं, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं अचानक टूट नहीं सकती हैं क्योंकि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अब मान लो कोई भी वैद्युत बल रेखा जा रही है, ये तो ये अब यहाँ पे वैद्युत बल रेखा जा रही, तो आप लोग इस वैद्युत बल रेखा पर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, सभी पॉइंटों पर आप लोग क्या निकाल सकते हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकाल सकते हो। जैसे यहाँ निकालनी हो तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच के ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यहाँ निकालनी हो तो यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच के, यहाँ निकालनी हो यहाँ पे स्पर्श रेखा, यहाँ पे स्पर्श रेखा। तो आप लोग समझ गए होंगे, जो वैद्युत बल रेखा होती है उसके किसी भी पॉइंट पर आप लोग स्पर्श रेखा खींचकर वहां पर वैद्युत यहाँ पे क्षेत्र की दिशा निर्धारित कर सकते हो। जबकि मान लो अगर ये टूट जाए, अगर मान लो ये टूट जाए यहां से, तो अब आप लोग बताओ इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित करोगे? बताओ आप लोग। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे लिखा है उस बिंदु पर जहां पर ये टूटेगी, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी। अब यहाँ पे दिशा आप लोग बता नहीं पा रहे हो, जबकि यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होगा, दिशा आप लोग बता नहीं पा रहे। क्या ऐसा हो सकता है? आप लोग कहोगे नहीं। तो यहाँ पे लिखा है जबकि ऐसा संभव नहीं है। तो आप लोग समझ गए क्या कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी अचानक टूट नहीं सकती हैं, क्योंकि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की कोई दिशा नहीं होगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। क्या नहीं कर सकती हैं? काट नहीं सकती हैं। क्यों? इसमें लिखा है क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। मान लो एक वैद्युत बल रेखा ये है, एक वैद्युत बल रेखा ये है। अब आप लोग खुद बताओ, ये जो कटान बिंदु है यहाँ पे दो स्पर्श रेखा खींच दोगे, एक इस वाले के हिसाब से, एक इस वाले के हिसाब से, तो इस वाले पॉइंट पर दो हो गई वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। जबकि एक पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की सिर्फ एक दिशा होगी। कितनी दिशा होगी? सिर्फ एक। यहाँ पे कितनी दिशा हैं? दो। अब आप लोग कौन सी दिशा को मानोगे? इस वाली दिशा को मानोगे या फिर इस वाली दिशा को मानोगे? तो उसमें लिखा है भाई ऐसा भी संभव नहीं है। तो आप लोग समझ गए यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। तो दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात कटान बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दो बिंदु आवेश, यहाँ पे दो बिंदु आवेश हैं, 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम निर्वात में, किसमें? निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? QA, यहाँ पर एक आवेश है QA, यहाँ पर एक आवेश है जिसका नाम क्या है? QB, यहाँ पे QB आवेश है और यहाँ पे क्या आवेश है? QA। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये अब यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पर, तो मान लीजिए इस वाली पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का मध्य बिंदु O पर, मध्य बिंदु का नाम क्या है? O। तो आप लोग ये बताना, AB का मध्य बिंदु O है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर है, तो ये मध्य बिंदु है, तो ये कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर, आधी रह जाएगी। इधर भी ये कितनी रह जाएगी दूरी? 10 सेंटीमीटर। तो आप लोग समझ गए ये बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के मान भी दे रखे हैं, कितने कितने दे रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए, QA का मान दे रखा है, कितना दे रखा है? 3 माइक्रोकूलम, जिसे आप लोग बोलोगे 3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। QB का मान भी दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है? -3 माइक्रोकूलम, जिसे आप लोग बोलोगे -3 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। अब हमें O पॉइंट पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो OA का मान कितना दे रखा है? OA बराबर OB और बराबर कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर, जिसे हम क्या बोलेंगे? 10 गुणा 10 की पावर -2 और यहाँ पे क्या? मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 की पावर -2 का क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। चलो
सबसे पहले हम ए के कारण ओ पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो जिसका नाम हम क्या दे दे रहे, ई ए। कितनी होगी यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू ए अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी है, ओ ए का वर्ग, ये हो जाएगी। तो ये उसके बाद अगर हम देखें फिर हम बी के कारण निकालेंगे। बी के कारण जिसका नाम भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी है, ओ बी। भाई ये बीच की दूरी कितनी है, ओ बी, तो हो जाएगा ओ बी का वर्ग, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर जिस कारण आप लोग आवेश, जिस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई है उस आवेश का मान, और बट्टे में उस आवेश से उस पॉइंट की दूरी जहां पर आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हो, तो ओ ए का वर्ग। इसी प्रकार हम ई बी लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन ओ बी स्क्वायर। तो ये अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की दिशाएं पता करेंगे कि इन दोनों की दिशाएं किधर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखो ये क्या है, ए आवेश मतलब क्यू ए, जो कि कैसा है, यहाँ पे क्यू ए पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण जो दिशा निकलेगी वो दूर निकलेगी, यानी इस पॉइंट पर बाहर की ओर निकलेगी, इधर दिशा। किसकी दिशा, इधर ई ए की दिशा। तो ये जब आप लोग इसके कारण निकालोगे बी के कारण, ये कैसा है -3 माइक्रोकूलम, कितना है -3 माइक्रोकूलम, यानी ऋण आवेश है। ऋण आवेश के कारण ओ पॉइंट पर जब दिशा निकालोगे, यानी इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर जब दिशा निकालोगे तो ऋण आवेश है उस आवेश की ही ओर होती है, तो ई बी की जो दिशा है वो इधर की ही ओर होगी। तो यानी आप लोग समझ गए ई ए की दिशा भी इधर है और ई बी की भी दिशा इधर है। भाई धनावेश जो होता है धनावेश से दूर होती है, और ऋण आवेश होता है ऋण आवेश की ओर होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ई ए और ई बी दोनों की दिशा एक ही तरफ है, तो इस ओ पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बिंदु ओ पर परिणामी तीव्रता E बराबर, अब दोनों की दिशा एक ही है तो इस वजह से हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे O पॉइंट पर टोटल तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी E A और प्लस यहाँ पे E B के बराबर। इसमें मान रख दो आप लोग, E बराबर ये हो जाएगा E A का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश क्यू ए और अपॉन यहाँ पे ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी और अपॉन बीच की दूरी यानी ओ बी का स्क्वायर। लेकिन क्यू ए और क्यू बी दोनों के मान कैसे हैं, बराबर। ये भी 3 माइक्रोकूलम है, ये भी 3 माइक्रोकूलम है, और दोनों बीच की दूरी भी कैसी है, बराबर। तो आप लोग चाहो तो क्यू ए की जगह क्यू बी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ई बराबर, भाई यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, केवल यहाँ पे परिमाण लिए जाते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्यू ए अपॉन ओ ए का वर्ग प्लस इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बी और क्यू ए के मान दोनों ही बराबर हैं, 3 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, तो आप लोग क्यू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू ए लिख सकते हो, अपॉन ओ बी और ओ ए बराबर हैं, तो इसकी जगह आप लोग चाहो तो ओ ए का वर्ग लिख सकते हो। अब आप लोग देखो ये कितने बार हो गए, 2 बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ओ ए स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ए अपॉन ओ ए स्क्वायर, ये कितने बार हो गए, 2 बार। सही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे फिर, ई बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ओ ए स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, मान रख देंगे सभी के, तो ई बराबर ये हो जाएगा 2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 इंटू क्यू ए का मान कितना है 3 गुणा 10 की पावर -6। उसके बाद ओ ए का वर्ग, ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान 10 गुणा 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर -2,
लेकिन इसका ये क्या है वर्ग, तो आप भी क्या कर दोगे वर्ग। ठीक है, इसे आप लोग सॉल्व कर दो। इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ई बराबर, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 तियो 54 इंटू 10 की पावर प्लस 9 और 10 की पावर माइनस 6, तो प्लस के 9 माइनस के 6 तो प्लस के 3 बट्टे। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए 10 और 10 की पावर माइनस 2, यहाँ पे 1 है, 10 की पावर 1 और 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर माइनस का 1 और इस पे भी क्या है वर्ग। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा ई बराबर 54 गुणा 10 की पावर 3, 10 की पावर माइनस 1 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 2, ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस 2 हो जाएंगे, तो जो हो जाएगा ई बराबर 54 गुणा 10 की पावर, भाई 2 और जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, पॉइंट 1 उनके इधर किसका आएंगे तो ई बराबर एक आध पॉजिटिव हो जाएगी, तो हो जाएगा 5.4 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया ई बराबर कितना आ गया 5.4 गुणा 10 की पावर कितना है ये 6, तो ये और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर हमारे पास दो आवेश हैं, एक क्यू ए और क्यू बी यानी 3 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम, और इन दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो अगर इसके ठीक बीच में मध्य में पॉइंट ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे तो कितनी निकलेगी 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, यदि 1.5 गुणा 10 की पावर -9 कूलम परिमाण का कोई ऋण आवेश, यहाँ पे कैसा आवेश रखा जाता है ऋण आवेश, यानी कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रखा जाए तो यह परीक्षण आवेश कितने बल का अनुभव करेगा। तो उसने कह रखा है अगर हम इस वाले पॉइंट पर इतना आवेश रख दें तो कितना बल लगेगा, तो वही आप लोगों को पता है बल का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम बल निकालें कि कितना बल लगेगा, तो चलो बल निकाल दो। बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर क्या होता है आवेश और इंटू यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमें ये पता चल जाए इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, इस पॉइंट पर आवेश कितना है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वह किसको व्यक्त करेगा, वैद्युत बल को व्यक्त करेगा। दोनों के मान है हमारे पास, कितना आवेश रख रहे हैं आप लोग 1.5 गुणा 10 की पावर 9, F बराबर कितना हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की पावर -9 इंटू ई का मतलब इस वाले पॉइंट पर, भाई इस वाले पॉइंट पर आप लोगों ने क्या किया आवेश रखा है, आवेश कितना रखा है 1.5 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, इतना आवेश रखा है। इस वाले पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, आप लोग कहोगे 5.4 गुणा 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति कूलम, इतनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो वो बल हो जाएगा, तो 1.5 गुणा 10 की पावर -9 गुणा 5.4 और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 6, इन दोनों का गुणा करेंगे तो F बराबर ये कितना हो जाएगा 15 का हम 4 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, फिर हम 15 का 5 में गुणा करेंगे 75 और 75 और 6 कितना हो गया 81, ठीक यानी 810। यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव लगाओ तो 8.10 गुणा 10 की पावर -9 और प्लस का 6 तो माइनस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। इसे सही से लिखेंगे तो F बराबर ये कितना हो जाएगा 8.1 गुणा 10 की पावर -3 और यहाँ पे क्या न्यूटन। तो आप लोग समझ गए। अगर हम दूसरा प्रश्न क्या, अगर हम 1.5 गुणा 10 की पावर -6 कूलम, यहाँ पे कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश, इतना आवेश इतने वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना बल लगेगा 8.1 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन के बराबर। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।